नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का इस महत्वपूर्ण सेशन में। और साथियों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है कृषि और पशुपालन। हम कह सकते हैं राजस्थान की जो इकोनॉमिक्स है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, तमाम भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रीट का जो 11 का एग्जाम है उनमें क्या पशुपालन है नहीं, बाकी को देखो तो अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, सॉरी सेकंड ग्रेड का एग्जाम है। तो सेकंड ग्रेड के अंदर राजस्थान की एग्रीकल्चर है, राजस्थान का पशुपालन टॉपिक और राजस्थान का डेयरी डिपार्टमेंट टॉपिक दिया हुआ है। तो ये जो क्लास स्पेशली राजस्थान की इको की हमने जो तैयार की है वो मेन ये मानो सेकंड ग्रेड एग्जाम जो अब होगा और 2026 में होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ मैं बात करूंगा तो वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में है कृषि का, उसमें भी आ जाएगा है। वीडियो के अलावा फोर्थ ग्रेड का जो एग्जाम है, फोर्थ ग्रेड के अलावा थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम, थर्ड ग्रेड में क्या पशुपालन नहीं है, बाकी कृषि उनका टॉपिक आ जाएगा ये है। तो सेकंड ग्रेड है वीडियो, फोर्थ ग्रेड, थर्ड ग्रेड है। और राजस्थान जो पुलिस है उस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हम कह सकते हैं। और इसके अंदर है हमने जो लिया है सरकार का बजट लिया है 2025-26 का, सरकार का जो बजट है वो ले लिया। इक्को सर्वे का जो डेटा लिया गया है, वर्तमान में सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो चाहे पशुपालन के क्षेत्र में हो, सरकार के द्वारा कौन कौन से बजट है पारित किए गए हैं, चाहे वो राजस्थान के बारे में कह सकते हैं कृषि कल्याण कोष के बारे में हो, या किसानों की कृषि उपहार योजना हो, या हम कह सकते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना हो। जो भी अपडेट हम पढ़ेंगे नई वेरायटी को लेकर के है, नए डाटा को लेकर के है, एक्सीलेंस सेंटर को लेकर के है, राजस्थान के दुग्ध उत्पादन को लेकर के है, आरसीडीएफ को लेकर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे फैक्ट तैयार किए हैं, तकरीबन 7 दिन लगे इस टॉपिक को तैयार करने में। आप पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आप खुद लोग बता देना कि वास्तव में मेहनत की गई है या नहीं की गई है, तो आप खुद बताऊंगे यहाँ पे कमेंट करके। चलिए शुरुआत करते हैं, मजा आने वाला है आपको इस क्लास के अंदर है, मुझे पूरा बिलीव है ये कंटेंट लाजवाब कंटेंट आपको मिलेगा, टू द अपडेट टू द पॉइंट और द बेस्ट मिलेगा। आरएस एग्जाम ऐसा एग्जाम में भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका पार्ट रहेगा है। चलिए शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट है। तो अब बात करेंगे सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस टॉपिक के बारे में राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था प्रचलित कीमतों की है, में हम बात करेंगे राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रचलित कीमतों पर कृषि का जो योगदान है वो कितना है, कृषि एवं उसके संबंधित क्षेत्रों का। यानी कि राजस्थान की टोटल जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि एवं उसके संबंधित क्षेत्रों का जो योगदान है प्रचलित कीमतों पे वो कितना है। अभी प्रश्न पूछा जा चुका है, एग्जाम के अंदर है, डिप्टी जनरल भर्ती के अंदर है, तो सीधा सा प्रश्न बनेगा वो कितना आ जाएगा, 26.92 है। तो राजस्थान के कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का राजस्थान की इकोनॉमी में प्रचलित कीमतों पे जो योगदान है वो 26.92 है, जबकि स्थिर मूल्यों के ऊपर है तो वह कितना आ जाएगा, 26.54 है। तो स्थिर मूल्यों पे 26.54 है, प्रचलित कीमतों के ऊपर है कृषि एवं उसके संबंधित क्षेत्रों का जो योगदान या जो हम पढ़ेंगे अंश है वो कितना है, 26.92, स्थिर पे कितना है, 26.54 आ जाएगा है। अब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो आप मन में बिठा लो कि 2024-25 में है, 2024-25 के अंदर है राजस्थान का जो कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन है दोस्तों वो कितना रहा था, 267.67 लाख मेट्रिक टन है, 267.67 है। LMT, एल से लाख, एम से मेट्रिक, टी से टन, ये रहा है हमारा कुल खाद्यान्न का उत्पादन है। और राजस्थान है बाजरे के अंदर है, सरसों में है, और कुल तिलहन में और ग्वार में देश में पहला स्थान रखता है। तो राजस्थान देश में पहला स्थान किस किस का है, वापस सुन लीजिएगा, राजस्थान सरसों के अंदर है, बाजरे के अंदर है, कुल तिलहन के अंदर है, ग्वार के अंदर है, राजस्थान देश में पहला स्थान है। और हम बात करेंगे कृषि के जो संबंधित क्षेत्र के उप जो क्षेत्र हैं, उसके जो उप क्षेत्र हैं उनका जो योगदान है वो कितना है। तो हम बात करेंगे कृषि एवं उसके संबंधित क्षेत्रों में, कृषि एवं उसके संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना कितना है। टोटल एग्रीकल्चर का टोटल ओवरऑल का पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया, 26.52, 26.54 पढ़ लिया। लेकिन इनका अलग अलग पढ़ेंगे तो भाई फसलों का कितना है, 46.17 है, फसलों का 46.17 है, पशुधन का 46.77 है, पशुधन का 46.77 है। वानिकी की बात करेंगे तो वो कितना है, 6.56% है, मत्स्य कितना 0.50% है। तो इसमें देखो फसलों का 46 है, पशुधन का 46 है, दोनों में 40-40 आ रहा है। अब पशुधन की बात करेंगे तो पशु के 2 सिंग है, पशु के 2 सिंग है, 2 मतलब यहाँ पे क्या सिंग मान लो, तो यहाँ पे क्या है 2 सिंग, 2 सिंग मतलब 70 आ जाएगा। तो पशुधन कितना आ जाएगा, 40.70 है, और फसल का कितना है 40.17% आ जाएगा। अब आगे बात करेंगे वर्ष 2024-25 में कृषि एवं उसके संबंधित क्षेत्रों का योगदान आपने पढ़ा, 40.17 है, 40.70 पढ़ लिया। लेकिन उनके उप क्षेत्रों का जो योगदान है वो स्थिर कीमतों के ऊपर है, वो कितना है वो और देख लीजिए।
तो भाई पशुधन का है 5.43% है, ये स्थिर कीमतों के ऊपर है। फसलों का कितना है 4.73% है, और वानिकी कितना है 3.70% है, और मत्स्य कितना है 25.89 है। तो उसमें हम पढ़ेंगे सर्वाधिक है ना, तो वह किसका है, मत्स्य का है। तो सर्वाधिक जो किसका आ रहा है, मत्स्य का आ रहा है, वो कितना आ रहा है 25.89% आ रहा है। और इसके बाद है हमारे राजस्थान का टोटल जो अनाज का उत्पादन हुआ 2024-25 के अंदर है, टोटल जो अनाज का जो उत्पादन है वो तो कितना था 219.83 लाख मीट्रिक टन है। और राजस्थान का 2024-25 के अंदर है जो दलहन का जो उत्पादन रहा था वो था 47.84 है। ओवरऑल दोनों को मिला देंगे, अनाज और दालों को मिलाकर के टोटल हम बात करेंगे तो राजस्थान का टोटल जो खाद्यान्न तो पड़ेंगे तो वह 267.67 है लाख मीट्रिक टन है, जिसमें अनाज अलग बता दिया, दलहन का अलग बता दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देख लेना, सीधा सा प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से भी पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करेंगे जो जुताई के योग्य क्षेत्र है, जो जोत हैं, उन जोत धारकों की संख्या। तो हमारी जो कृषि गणना हुई थी 2015-16 है, उसके बाद में दोस्तों अभी तक कृषि गणना हुई नहीं है। तो 2015-16 के अंदर राजस्थान में जो टोटल जोत धारक हैं उनकी संख्या पूछ सकते हैं कितनी है। तो राजस्थान में टोटल जो जोत धारक है दोस्तों वो कितनी है 76.55। राजस्थान में 76.55 लाख हेक्टर है। राजस्थान में 76.55 लाख है, राजस्थान में कुल जोत धारकों की संख्या है। कुल जोत धारकों की संख्या कितनी है 76.55 लाख है, 76.55 लाख है। उसमें से महिला जोतधारक कितने हैं तो 7.75 है। तो राजस्थान में महिला जोतधारकों की संख्या कितनी है 7.75 है, राजस्थान में है। और पुरुष पढ़ेंगे तो आप 76.55 में से 7.75 लाख घटा दोगे तो कितनी बचेगी 68.66 है। तो राजस्थान में पुरुषों का 68.66 है, महिला 7.75 है। टोटल राजस्थान में कितना है 76.55 राजस्थान में लाख है ये जोतधारकों की संख्या है। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का ओवरऑल, राजस्थान का जो औसत है, राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार कितना है। तो राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितनी कितनी जुताई योग्य भूमि आती है उसका एवरेज डाटा पूछा गया। तो राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार है 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। तो राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। इससे पहले जो कृषि गणना हुई थी वो 2010-11 की थी, उसमें कितना था 3.07 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। तो उस समय 3.07 थी, अब 2.73 है, यानी कि कृषि जोतों का जो एवरेज आकार है ना वो भी क्या घटा है। और राजस्थान में सर्वाधिक कृषि जोतों का औसत आकार है वो बाड़मेर जिले का है, सबसे कम है वो श्री गंगानगर का है। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके बाद में है, और ये सारणी माइंड में बिठा लो 2026 के फरवरी तक आपकी ये सारणी माइंड में बिठानी पड़ेगी, क्योंकि आगामी जो भी एग्जाम है आरपीसी सीधा टू द पॉइंट यहां से प्रश्न आपका पिक करने वाली है। यहां पे उन फसलों के बारे में पूछा जाएगा जिनमें राजस्थान देश में पहला स्थान है। देखो भाई राई के अंदर है, बाजरे के अंदर है, कुल तिलहन और पोषक अनाज और ग्वार के अंदर है, ये टोटल 5 है। तो आमतौर पे क्या सारे ही देखते हैं पहले पहले पे है, लेकिन बहुत गहरा प्रश्न उसने क्या पूछा अभी जो इस साल 2025 के स्टार्ट में ही आरएस का एग्जाम हुआ उसमें क्या पूछा गया था कि राजस्थान देश के कुल बाजरे का कितना % बाजरे का उत्पादन करता है। तो ये कितना है 44.66। उस समय थोड़ा अलग था क्योंकि उस समय इक्को सर्वे पीछे वाले का डेटा पूछा गया था। अब जो बजट अपनाया है ना वो फरवरी में जारी किया गया है, तो आपका ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको पता है कि हम राई सरसों में पहले स्थान पे हैं, हम बाजरे में पहले स्थान पे हैं, तिलहन में पहले स्थान पे हैं, पोषक अनाज में पहले स्थान पे, ग्वार में पहले पे, लेकिन पहले में तो है, लेकिन राजस्थान कितना कितना करता है वो इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। तो अब देखिएगा राजस्थान राई और सरसों में है तो पहले स्थान पे, लेकिन टोटल देश के इस राई सरसों के प्रोडक्ट में हमारा जो योगदान है भाई साहब वो कितना है 46.13 है। 46.13 ये सारा क्या परसेंटेज में आएगा 46.13% है। बाजरे की बात करेंगे तो 44.66% आ रहा है, राजस्थान का अकेले का योगदान है। कुल तिलहन के अंदर हम पहले स्थान पे हैं, लेकिन योगदान कितना आ रहा है 22.78% आ रहा है। पोषक अनाज में राजस्थान क्या पहले स्थान पे आ रहा है, लेकिन योगदान कितना है 15.66% है। और ग्वार में हम पहले स्थान पे है, ऑलमोस्ट एकाधिकार हमारा है। टोटल देश के टोटल ग्वार उत्पादन में राजस्थान कितना करता है
36% करता है। अब वो फसल है जिसमें राजस्थान देश में दूसरा स्थान रखता है। तो अब देखिएगा, हम बात करेंगे दूसरा स्थान राजस्थान का किन किन के अंदर है। तो राजस्थान आ रहा है मूंगफली के अंदर है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो राजस्थान मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान की सेकंड रैंक है। तो पहली किसकी दोस्तों, गुजरात की है। और राजस्थान कितना परसेंट रखता है योगदान, 18.76% है। ज्वार में हम तीसरे स्थान पे है। तो अब तीसरे स्थान पे तो किन किन फसलों में तीसरे स्थान पे है, ज्वार में हम तीसरे स्थान पे है, चने में हम तीसरे स्थान पे है, दलहन में हम तीसरे स्थान पे है, सोयाबीन में हम तीसरे स्थान पे है। तो सोयाबीन, दलहन, चना, ज्वार में राजस्थान तीसरे स्थान पे है। राजस्थान है मूंगफली में दूसरे स्थान पे है। बाकी में हम पहले स्थान पे आ गए। जिनमें हम पहले पे है उनका परसेंटेज आपको भाई याद करना पड़ेगा। 5 इंडेक्स है, पढ़ लो। राई, सरसों, कुल तिलहन है और ग्वार है, राई है, सरसों है और बाजरा है और पोषक अनाज है। बस इतना सा पढ़ना है और ये सारणी आपको 1 साल तक माइंड में बिठानी पड़ेगी भाई। और अब बात करेंगे एक्सीलेंस सेंटर है। दोस्तों आजकल एक्सीलेंस सेंटर यानी कि उत्कृष्टता केंद्र के प्रश्न भी एग्जाम में ट्रेंडिंग है, मोस्ट ट्रेंडिंग है, पूछे जा रहे हैं। तो मैं बात करूंगा जो मिलेट्स है यानी कि जो बाजरा है, मोटा अनाज है, उसका जो एक्सीलेंस सेंटर है दोस्तों वो कहां पर है, जोधपुर जिले के अंदर है। राजस्थान में मधुमक्खी का, एपीकल्चर का, वो कहां पे है, भरतपुर में है। राजस्थान में हनी बी एक्सीलेंस सेंटर है, सरकार ने घोषणा की है, वो कहां पे, भरतपुर के अंदर की है। राजस्थान में सामाजिक सद्भाव का समरसता जो एक्सीलेंस सेंटर है वो कहां पे, जोधपुर के अंदर है। राजस्थान में अनार का पढ़ेंगे तो राजस्थान में अनार का जो एक्सीलेंस सेंटर है वो कहां पे, बस्सी, जयपुर में है। राजस्थान में खजूर का है तो ये आरएस एग्जाम में पूछा गया था इस बार। राजस्थान में खजूर का है वो कहां पे है, सग्गरबोझ का जैसलमेर के अंदर है। मक्का का है वो कहां पे है, बांसवाड़ा में सरकार ने घोषणा की है कि मक्का का है वो कहां पे बनाया जाएगा, बांसवाड़ा में है। अमरूद का बनेगा देवड़ावास टोंक के अंदर है राजस्थान में। और अमरूद मंडी कहां पे, सवाई माधोपुर में है। एक्सीलेंस सेंटर कहां पे, देवड़ावास टोंक के अंदर है। राजस्थान में नारियल का प्रश्न आ जाए तो नारियल का कहां पे है, बिसलपुर टोंक में है। सब्जियों का कहां पे, बूंदी में है। फूलों का कहां पे, सवाई माधोपुर में है। राजस्थान में जैविक कृषि का झालावाड़ में है। लेकिन राजस्थान का पहला जिला जो जैविक खेती वाला है तो वो कौन सा है राजस्थान का, तो डूंगरपुर आ जाएगा है। और राजस्थान का मधुमक्खी का भरतपुर के अंदर आ जाएगा। एपीकल्चर कहां पे आ जाएगा, ये भरतपुर में प्रस्तावित है, ये भी देख लेना भाई। और हम बात करेंगे सरकार की योजना है वो कौन सी है, नमो ड्रोन दीदी योजना है। इसमें क्या है, नमो ड्रोन दीदी योजना है कि सरकार की, केंद्र सरकार की योजना है। शुरुआत इसकी पूछ सकते हैं वो कब हुई थी, 28 नवंबर 2023 को। तो नमो ड्रोन दीदी योजना है 28 नवंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इस योजना की शुरुआत आप पूछ सकते हैं राजस्थान में जो हुई थी ना, तो वो कहां से हुई थी, कोटा से है। राजस्थान में इसकी शुरुआत कहां से हुई है, कोटा से हुई है। और वो कब हुई थी, 11 मार्च 2024 को की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का, दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण जो भारत में महिलाओं को सशक्तिकरण करना है। महिलाओं को क्या है, उन्नत किस्म की जो वैरायटी है, बीज है, खेतों में उर्वरक छिड़काव है, उनकी ट्रेनिंग देनी है। और इसके ड्रोन के माध्यम से है तो उनको उर्वरक छिड़काव, बीज बोने और फसल की निगरानी जैसी कृषि गतिविधियों में ये मदद करती है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इस योजना के तहत है 100 महिला स्वयं सहायता समूह को नमो ड्रोन दीदी की कुल लागत का 80% या लगभग 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। वापस सुनिएगा, प्रश्न आ सकता है, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत है 100 महिला स्वयं सहायता समूहों को, कितने, 100 महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन की कुल लागत का तकरीबन 80% यानी कि लगभग 8 लाख रुपए तक की उनको सब्सिडी प्रदान की जाती है। और एक प्रश्न और है, ऋतु मीणा, ये कहां से है, मांगरोल 12 से है। तो राजस्थान की पहली महिला ड्रोन दीदी है। राजस्थान की पहली महिला जो ड्रोन दीदी है तो वह कौन है, ऋतु मीणा जी है, जो कहां से है, मांगरोल 12 से है। अब इसके बाद एक और है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, NFSM है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल इसका प्रश्न भी आ रहा है। NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2007-8 में यह शुरू किया गया था। और मैंने किन फसलों पे शुरू किया गया था, तो पढ़िए, सबसे पहले एक तो गेहूं आएगा, एक चावल आएगा और दलहन पे। तो शुरुआत में 3 फसलों पे शुरू किया गया था, गेहूं, दलहन और चावल। गेहूं, चावल, दलहन पे शुरू हुआ था, 2007-8 के अंदर है। अब इस मिशन में अब प्रश्न ये बनेगा, इस मिशन में जो मोटा अनाज है, मिलेट्स है, इसको साथियों कब शामिल किया गया, तो इसको 2014-15 में इसमें शामिल किया गया था। वर्तमान में
इस मिशन में कुल 5 यानी कि एक गेहूं है, एक चावल 2, दलहन 3, मोटा अनाज 4, अब एक और क्या पढ़ेंगे, वाणिज्य फसलों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो अब 5 इसमें फसलें आ जाएगी टोटल है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत है चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन की वृद्धि करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार ने 2015-16 में वित्त पोषण का जो अनुपात है इसमें कितना कर दिया, 60:40 का कर दिया। यानी कि इसमें जो फंडिंग है ना, केंद्र सरकार कितनी कर दी है, 60 कर दी है, और राष्ट्रीय कितनी कर दी, 40 कर दी है। और ये जो चेंजेस हुआ है वो 2015-16 में इसमें वित्त पोषण का जो अनुपात है वो कितना हो गया, 60 और 40 का कर दिया गया है। इस मिशन के लिए अब पढ़ेंगे NFSM मिशन के लिए राजस्थान के तो भाई 14 जिले तथा 2010-11 में दलहन के लिए सभी जिलों में लागू किया गया है। वापिस सुनिएगा, अब दालों के लिए तो टोटल ऑल सभी जिलों में शुरू कर दिया गया है, लेकिन गेहूं के लिए ओनली कितने जिले इसके अंदर है, 14 जिले आ जाएंगे। और राजस्थान में मोटा अनाज है 5 जिलों के अंदर है, तो हम पढ़ेंगे 14 आल और 5 है, यानी गेहूं के लिए कितने जिले आ जाएंगे, 14, दलहन के लिए कितने आ जाएंगे, सारे जिले आ जाएंगे। और मक्का के लिए हम बात करेंगे, सॉरी मोटा अनाज के लिए हम पढ़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 5 जिले इसके अंदर आ जाएंगे है। और बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर में संचालित है। मोटा अनाज मक्का के लिए है। मोटा अनाज जो के लिए यह मिशन 7 जिलों में चलाया जा रहा है, और ये 7 जिले इस प्रकार से नीचे दिए गए हैं। अब बात करेंगे, एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, हम कह सकते हैं कृषक उपहार योजना है। इसका लेटेस्ट का प्रश्न भी है, करंट का प्रश्न भी इसके बन सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें वो तथ्य शामिल के लिए हैं जो करंट के संदर्भ में भी इसके जुड़ सकते हैं। सबसे पहले कृषक उपहार योजना दोस्तों ये कब शुरू हुई थी, तो यह योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2021 को। कृषक उपहार योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 2021 को शुरू की गई थी। और इस योजना में बात करूंगा, जो पुरस्कार दिए 2025 में, इस पुरस्कार का जो वितरण है वो किसने किया, कृषि विपणन विभाग ने। कृषि विपणन विभाग ने वितरण किया है। उद्देश्य क्या है, किसानों को ई नेम और ई पेमेंट के माध्यम से उपज बेचने के लिए उनको प्रोत्साहन करना है। ऑनलाइन यानी कि ई नेम और ई पेमेंट के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन करना है। इसमें जो किसान विजेता रहे थे, यानी कि जो प्रथम जो पुरस्कार मिला था ना, उसकी राशि दोस्तों थी 2.5 लाख की। और ये 2025 में किसको मिला है, श्री गोलू जी को मिला, जो कहां से, कोटा से हैं। सेकंड पुरस्कार की राशि कितनी है, 1.5 लाख की है। ये मिला है श्री ओम प्रकाश जी को, जो कहां से, हनुमानगढ़ से हैं। थर्ड जो पुरस्कार मिला है वो 1 लाख रुपए का है, और ये मिला है श्री राम भरोसे जी को, जो कहां से हैं, कोटा जिले से हैं। ये कृषक उपहार योजना है। अब एक योजना का प्रश्न आपसे, नया प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, राजस्थान निवेश संवर्धन नीति है, ये करंट का प्रश्न भी बनेगा और योजना का प्रश्न भी बनेगा। राजस्थान निवेश संवर्धन जो नीति है, ये नीति के प्रश्न ये बनेगा कि नीति है कब की, 2024 की है। आजकल क्या है, नीति की अवधि पूछ लेते हैं, तो इस नीति की अवधि है वो कब तक की है, 2025-26 तक की अवधि है। इसमें केंद्र और राज्यों का वित्त अनुपात है वो कितना है, 60 और 40 का है। और हम बात करेंगे इसमें क्या है, एग्रो फूड प्रोसेसिंग में लगे जो उद्यमों को एक इकाई के द्वारा पूंजी निवेश का 50% है, उनको विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। और इसके अलावा अतिरिक्त 5% पूंजी वो सब्सिडी के द्वारा इसमें प्रावधान होती है, मिली जाती है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म प्रधानमंत्री अलग है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना है, ये अभी जारी की गई है। उसमें क्या अवधि है ना, ये इसकी पढ़ेंगे, सॉरी ये अवधि इसकी रहेगी भाई, यहाँ पे है, वापिस सुनिएगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग उन्नयन योजना है, इसकी अवधि वो कितनी रहेगी, 2025-26 की, माफ कीजिएगा, इसीलिए सोच रहा था 2020-21 कैसे है, क्योंकि राजस्थान निवेश संवर्धन जो नीति है ना, राजस्थान निवेश संवर्धन नीति है, राजस्थान पर्यटन जो इकाई नीति है, लगभग सारी नीति आई थी 9 दिसंबर 2024 को आई थी, तो यहाँ पे 2024 का रहेगा है। और इसमें क्या है, 50% है वो विशेष प्रोत्साहन इसमें दिया जाता है, और अतिरिक्त 5% पूंजी सब्सिडी की तरफ प्रदान की जाती है। लेकिन अगली जो पॉलिसी, अगली जो पढ़ेंगे, योजना पढ़ेंगे, वो है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना है। और यह योजना 2020-21 में चलाई गई थी, जो कि 2025 और 26 तक की है। और इसमें क्या है, इसमें जो फंडिंग रहेगी केंद्र की 60 है, राज्यों की 40 रहेगी है। और अब है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना केंद्र सरकार के द्वारा 22 जनवरी 2024 को 1 करोड़ घरों के ऊपर है रूफटॉप सौर ऊर्जा को स्थापित करने के लक्ष्य के साथ योजना शुरू की गई थी। और इस योजना के तहत है गरीब और मध्यम परिवार के लोगों को घरों की छत के ऊपर है फ्री में सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
प्रथम चरण में राजस्थान के 3 शहरें जैसे जयपुर, जोधपुर और सीकर, जयपुर, जोधपुर, सीकर में शुरुआत हुई। तो 2 प्रश्न बनेंगे। शुरू कब हुई? 22 जनवरी 2024 को। पायलट प्रोजेक्ट है जयपुर, जोधपुर, सीकर, जयपुर, जोधपुर, सीकर, और कितने घरों पे? 3000 घरों के ऊपर है रूफ टॉप कनेक्शन दिए जाएंगे। है केंद्र सरकार के द्वारा 30 जुलाई 2022 को, 30 जुलाई 2024 को, 30 जुलाई 2024 को, 30 जुलाई 2024 को रूफ टॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। आगे है किसान कलेवा योजना है। किसान कलेवा योजना है मंडी प्रांगण में किसानों को फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों को उनको अनुदानित दरों के ऊपर है भोजन उपलब्ध करवाने की योजना है। और इस योजना के तहत है 5 रुपए में भोजन मिलता है। तो किसान कलेवा योजना में जो भोजन मिलता है वो 5 रुपए मिलता है। और वर्ष 2009 में ही अपनी रसोई योजना का नाम बदल करके वर्ष 2024 में क्या नाम कर दिया? किसान कलेवा योजना कर दिया है। तो वापस सुनिए, पहले इसका नाम क्या था? अपनी रसोई योजना है। तो पहले नाम था अपनी रसोई योजना है। वर्ष 2009 में अपनी रसोई योजना का नाम बदल करके 2014 के अंदर है इसका नाम क्या कर दिया? किसान कलेवा योजना शुरू कर दिया है। और इस योजना में क्या है? 5 रुपए में भोजन मिलता है इस योजना के माध्यम से है। और अगली जो योजना पढ़ेंगे तो वह योजना कौन सी है? महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। यह योजना है 3rd ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यह योजना है वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है, और यह योजना है राजस्थान पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, गौर से सुनिएगा साथियों। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इस योजना की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है? सबसे पहले प्रसूति सहायता क्या है? 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता माता को तथा पिता को 15 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता मिलती है। तो माता को जो है 45 दिन की जो मजदूरी है उसके बराबर की सहायता है, पिताजी को 15 दिवस की मजदूरी के बराबर इसमें सहायता दी जाती है। नेक्स्ट है उनकी जो बेटियां हैं, तो जो श्रमिक है उनकी बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता अधिकतम 2 बेटियों की शादी के लिए दी जाती थी। तो अब जो बजट है 2025 का, इसमें जो राशि है वो बढ़ा के कितनी कर दी है? 75,000 कर दी है। ठीक है। तीसरी देखियो चिकित्सा सहायता, तो श्रमिकों को अधिकतम 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता गंभीर बीमारी होने पर है। तो जो श्रमिक है उनको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो अतिरिक्त जो रिलीफ फंड दिया जाता है वो कितने रुपए का मिलता है? 20,000 रुपए का मिलता है। और ये है बहुत ही धूम धड़ाके से चल रही है, शानदार गदर मचा रखा है। शादी की करंट अर्धवार्षिक अंक है। अभी आपने इसका फॉर्मूला ट्रेलर देखा होगा जो एग्जाम हुआ था लाइब्रेरियन का, उसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। उम्मीद है आगामी 2nd ग्रेड एग्जाम, 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर भी है ये अपना गदर मचाने वाली है। बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है साथियों। शादी की राजस्थान करंट अर्धवार्षिक अंक जनवरी से अब इसको हमने जुलाई तक का भी अपडेट करवा दिया है। आगे है कृषि कल्याण कोष है। हालांकि इस किताब के अंदर है सारे जो कोष मैंने इकट्ठे करवाए थे, अब यहाँ उसमें भी एक कोष आएगा जैसे पर्यटन कोष, कृषि कल्याण कोष है। तो यहाँ पढ़ेंगे कृषि कल्याण कोष। कृषि कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019 को किया। तो कृषि कल्याण कोष है, इसका गठन कब हुआ था? 16 दिसंबर 2019 को इसका गठन किया गया था। और अब देखिएगा वर्ष 2023-24 का जो बजट था ना, उस बजट में इसकी राशि है वो पहले 500 करोड़ थी, 5,000 करोड़ थी, इसमें कितनी कर दी है? 7500 करोड़ कर दी है। तो पहले इसकी जो राशि थी वह कितनी थी? 5,000 करोड़ थी, 5,000 करोड़ थी, और वो अब कितनी कर दी है? 7500 करोड़ कर दी गई है। तो राशि को बढ़ाकर के इसमें 7500 करोड़ कर दी गई है। अब है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। साथियों इसकी शुरुआत कब हुई? 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। और शुरुआत कहां से हुई? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इसकी शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत है किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की 3 किस्त का लाभ आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता रहा है। और प्रति स्कूल 6,000 रुपए दिए जाते हैं इस योजना के माध्यम से। शुरू कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 को। कहां से? यूपी के गोरखपुर से है। अब चेंज क्या है? राजस्थान सरकार के IT डिपार्टमेंट के द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत किसानों का जो रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण एवं सत्यापन के लिए किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? वो किसान सेवा पोर्टल शुरू किया गया किसानों के पंजीकरण के लिए है। और इस पोर्टल का 2019 से लेकर के फरवरी 2021 तक का उपयोग लिया गया। बाद में भारत सरकार के द्वारा PM किसान पोर्टल शुरू किया गया है। तो उसके बाद में भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू कर दिया? तो उसमें किसान सेवा की जगह
पीएम सेवा किसान पोर्टल शुरू कर दिया है, पीएम किसान पोर्टल शुरू कर दिया है। और फरवरी 2021 से पीएम किसान पोर्टल है वो शुरू किया गया है। तो पीएम किसान जो पोर्टल है वो शुरू हुआ फरवरी 2021 से है। अब बात करेंगे पीएम कुसुम योजना में राजस्थान देश में कौन सी रैंक पे है, और इसमें ये अलग मैटर आ गया, ये अलग पढ़ा दूंगा। अब देखिए जरा, तो हम बात करेंगे किसान सम्मान निधि योजना में है। किसान सम्मान निधि योजना में राजस्थान सरकार ने, अब देखो उसमें 6,000 पहले मिलते थे, किसान सम्मान निधि योजना के अंदर है राजस्थान सरकार ने इसमें 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। और अब इसकी जो राशि है ना 6 + 2 यानी कि कितनी हो गई है, 8,000 रुपए प्रतिवर्ष हो गई है। लेकिन अब जून 2024 तक है, इस योजना की 17 किस्त जारी की जा चुकी है। अब एक बात और अपडेट आएगा, बजट 2025 में राज्य सरकार के द्वारा इसमें 1,000 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। तो इस प्रकार से पहले आपने पढ़ा गोरखपुर यूपी से चलाई गई थी, इसमें 6,000 रुपए दिए जाते थे, राजस्थान सरकार के द्वारा फिर इसमें 2,000 बढ़ाए गए, राजस्थान सरकार ने फिर 1,000 और बढ़ा दिया। तो अब राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें कितने दिए जाते हैं, 3,000 है। तो टोटल मिलाकर के इसमें केंद्र सरकार दे रही है 6,000 रुपए, सॉरी 6,000 रुपए, राजस्थान सरकार दे रही है 3,000 रुपए। टोटल मिलाकर के किसान सम्मान निधि योजना के तहत है किसानों को जो प्रतिवर्ष है वो कितने रुपए दिए जाते हैं, 9,000 रुपए दिए जाते हैं। उसके अंदर है केंद्र सरकार के द्वारा 6,000 रुपए, राजस्थान सरकार के द्वारा 3,000 रुपए दिए जाते हैं। बीच में इफेक्ट और था, एक है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान देश में पहली रैंक पे आया है। तो पीएम कुसुम योजना में राजस्थान देश में कौन सी रैंक पे है, पहली रैंक पे है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट डाला गया था, राजस्थान में सरसों अनुसंधान संस्थान कहां पे, सेवर में है। तो उसने एक वैरायटी विकसित की है सरसों की, सरसों 7, सरसों 8 है। तो सरसों 7, सरसों 8 है, वो वैरायटी किसने डेवलप की है, सेवर के द्वारा विकसित की गई है। अब है कृषि महोत्सव 2025 का। राजस्थान में साथियों कृषि जो फेस्टिवल है इसका आयोजन 8 से लेकर के 10 मार्च 2025 को कहां पे किया गया है, हनुमानगढ़ में किया गया है। 8 से लेकर के 10 मार्च 2025 को है। और इसके बाद में है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, जिसका आयोजन 9 से 18 मई को कहां पे हुआ था, जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। और कहां पे, जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन 9 से लेकर के 18 मई को जयपुर में जवाहर कला केंद्र में हुआ था। और अब हम पढ़ेंगे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने बजट 2025 में राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत है 350 करोड़ रुपए के काम करने की घोषणा की है। वापिस सुनिएगा, ये जो बजट 2025 का आया था उसमें राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी ने राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत है 350 करोड़ रुपए के काम करने की उन्होंने घोषणा भी की है। और आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है फूड टेस्टिंग लैब है। तो बजट 2025 के अंदर है राजस्थान में घोषणा की गई थी कि फूड टेस्टिंग लैब है वो कहां पे बनेगी, कोटा और जोधपुर के अंदर है। तो फूड टेस्टिंग लैब कहां बनेगी, कोटा और जोधपुर के अंदर है। अभी एग्जाम हुआ था लाइब्रेरियन का, उसमें प्रश्न पूछा गया था एग्रीस्टेक योजना का। और एग्रीस्टेक योजना बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसका प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, बहुत चर्चा में है आजकल है। एक एक पॉइंट गौर से पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या। देखो दोस्तों, एग्रीस्टेक योजना एक योजना है जो कि 17 दिसंबर 2024 को सीकर से पायलट प्रोजेक्ट पे शुरू की गई थी। वापस सुनिएगा, एग्रीस्टेक जो सरकार की कृषि की योजना है 17 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी। 17 दिसंबर 2024 को कहां से, तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कहां से हुई थी, सीकर से हुई थी। और अब 5 फरवरी 2025 को 5/2/25 को इसको संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया। तो 17/12/24 को हुई थी सीकर से, 5/2/25 को संपूर्ण ऑल ओवर राजस्थान में इसको लागू कर दिया है। अब है क्या, इसमें क्या है, कृषि से संबंधित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने की योजना है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ। प्रत्येक किसान को 11 नंबर का एक फार्मर आईडी प्रदान की जाती है। तो फार्मर जो आईडी है दोस्तों कितने नंबर की होती है, 11 नंबर के फार्मर आईडी वो दी जाती है। और सर्वाधिक जो फार्मर आईडी है वो कहां रजिस्टर्ड हुई है, जयपुर के अंदर है। और सबसे कम जो फार्मर आईडी वो कहां पे हुई है, तो जैसलमेर के अंदर है। और नेक्स्ट इसके बाद में है कुछ फसलों की वेराइटी है, कुछ फसलों की किस्में देख लेना भाई। आजकल क्या सेकंड एग्जाम हो गया, कोई सा भी एग्जाम है उसमें क्या है साथियों, फसलों की जो किस्मों से प्रश्न आते हैं। तो चर्चित किस्मों की बात करूंगा, गेहूं की चर्चित किस्में कौन सी है, कल्याण सोना गेहूं की है, मंगला गेहूं की है, गंगा सुनहरी आ जाएगी, सोनालिका है, ये भी प्रश्न पूछा गया था सोनालिका का, लाल बहादुर है, सरबती, मैक्सिन और कोहिनूर,
ये गेहूं की है। दुर्गापुरा आ जाएगी है, दुर्गापुरा 65 है। राज 376 है, 821 है। राज 911, राज 1114, राज 821, राज 3070 है, राज 1482 है, 3070 आ जाएगी और WH 1147 आ जाएगी है। तो ये सारी जो वेराइटी वो किसकी आ जाएगी, गेहूं की वेराइटी है। इसी प्रकार से मैं बाजरा की वेराइटी देखूं तो पामोनियर है, बाजरा की वेराइटी है। बॉयर बाजरा की है। राज बाजरा चरी है, राज बाजरा चरी 2 है। राज 171 कंफ्यूज करेंगे हम अक्सर। राज 376 है ना, वो किसकी है, गेहूं की है। राज 370 किसकी है, गेहूं की है। लेकिन राज 171 है वो किसकी है, बाजरा की है। एक बहुत महत्वपूर्ण है RCB 911, RCB 911 इंपोर्टेंट है, वो किसकी है, बाजरा की वैरायटी है। नंदी 70 है और 72 है, ये दोनों किसकी आ जाएगी, बाजरा की वैरायटी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा जौ। तो जौ की कौन कौन सी किस्में हैं, राजकिरण जौ की है, ज्योति जौ की है, RD 59 जौ की है और 2503 है, 2035 2052 है, RS6 है, BL2 RDB फर्स्ट है। ये सारी किसकी, जौ की वैरायटी है। मक्का की बात करें, मक्का की माही कंचन है, माही धवल है, ये मक्का की है। नवजोत मक्का की है, सविता मक्का की है, किरण है, पुष्सा विवेक, पुष्सा HM8, पुष्सा HM9, मेघ, विजय और मोती कंपोजिट है। मोती कंपोजिट है, नवजोत है, माही कंचन है, माही धवल है, पुष्सा विवेक है। ये सारी मक्का की वैरायटी है। अब मैं कपास का प्रश्न एग्जाम में पीछे आया था, जैसे सोनालिका प्रश्न पूछा था एग्जाम के अंदर है, तो वीरनार किसकी है, कपास की है। वरालक्ष्मी कपास की है। गंगानगर अगेती कपास की है। बीकानेरी नरमा, नरमा पूछा है खाली, नरमा किसकी, कपास की है, बीकानेरी है। राज HH16 कपास की है। RST9 आ जाएगी, RS 875 है, PST9 है, शंकर 4 और GRG है, वो किसकी है, कपास की है। एक बार नजर डाल देना, आजकल क्या है, वेराइटी के प्रश्न बहुत पूछ रहे हैं एग्जाम के अंदर है। नेक्स्ट गन्ना की बात करेंगे, तो गन्ना की वैरायटी कौन सी है, को 419 है, को 449, को 997, को 527, को 1007 है। तो गन्ना जो है, गन्ना की बात करेंगे तो गन्ना की जो वैरायटी पढ़ेंगे वो किस है जी, को से है। तो को नाम आएगा वो किसकी, गन्ना की, बस सीधी सी बात है। अब मैं चावल की बात करूं, माही कंचन, माही वहां कंफ्यूज होते हो आप, माही कंचन है और माही धवल है किसकी, मक्का की। माही कंचन माही धवल मक्का की, नवजोत मक्का की है। लेकिन यहां पर पढ़ेंगे माही सुंगदा, तो माही सुंगदा है वो किसकी आ जाएगी, चावल की आ जाएगी है। परसा सुंगदा है, माही सुंगदा, परसा सुंगदा, बासमती है, चंबल बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया गया है, शुष्क सम्राट है, परसा है और RRU है, IT 1720 है, 1720 है। ये सारी चावल की है। लोकल की जो वैरायटी वो साल है, सुत्तर है, डागर है, जलजीरा है, कमोद है, काली कमोद है, सफेद लकड़ा है। ये चावल की लोकल की वैरायटी। वैसे अब ज्वार की है तो राजचरी आ गया, CSV 10 आ गया, SVM 245, ये सारी आ जाएगी। सरसों, सरसों की है, पूसा बोल्ड है, ये सरसों की वैरायटी। सरसों इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश में सरसों में हम पहले स्थान पे है, पूसा बोल्ड है। पीताम्बरी पीले रंग की आ जाएगी, सरसों की आ जाए, पीला सोना जाता है। पूसा कल्याण भी है, रोहिणी भी है, वरदान है, वरदान इंपॉर्टेंट है। रजत RLM 1354 है और रोहिणी है। पूसा कल्याण पीताम्बरी सरसों की है। पूसा जय किसान रहेगी, सूरत जय किसान है। PR 45, RS 30, 819, RL 1359, बायो 902, वरुण है, RL 18 है। चने की वैरायटी है, दोहद येलो है, C 235, RS 10 44, GH 208, GNG 16 है, किरण है, भारत पंतजी है और इसके अलावा पढ़ेंगे GNG 663 है। यहाँ आया था GRG, देखो GRJ है, 8 कपास का है, वहां GNG पढ़ेंगे तो वरदान पढ़ेंगे, किसकी आ जाएगी, चने की वैरायटी देखेंगे। और अब इसके बाद थोड़ी वैरायटी में है तो अब टफ टॉपिक, लेकिन बड़ा बड़ा देख लेना, जैसे चंबल है, वरदान है, रोहिणी है, सोनालिका है, माही कंचन है, माही धवल है, माही सुंगदा है ना, पूसा सुंगदा है, ये बड़ी सम्राट है हो गई, GRG हो गया, GNG होगी, राज 377 है, ये राज 171 है। ये बड़ा बड़ा देख लेना, मोस्ट ऐसा नहीं सारे याद कर पाएंगे, एक मेन जो है ना, चंबल हो गई, वरदान हो गई, सम्राट हो गई, पीताम्बरी हो गई, पूसा बोल्ड हो गया, ये ऊपर ऊपर का प्रश्न एग्जाम में आपके आएगा, आप कर लोगे यहाँ पे है। अब मैं बात करूंगा केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने डूंगरपुर के, बड़गाम डूंगरपुर के दादिया में सहकार एवं रोजगार उत्सव को संबोधित किया है। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने बड़गाम के अंदर है, बड़गाम के दादिया में सहकार एवं रोजगार उत्सव को संबोधित किया है।
रोजगार उत्सव को संबोधित किया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान देश के शीर्ष 5 सहकारिता वाले राज्यों में शामिल है। तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर है राजस्थान देश के 5 शीर्ष सहकारिता वाले राज्यों में शामिल है, 5 शीर्ष सहकारिता वाले राज्यों में शामिल है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में 33 सहकारी बैंक, राजस्थान में 33 सहकारी बैंक, 2446 प्राथमिक कृषि साख समितियां, और हम बात करेंगे 1410 उपभोक्ता भंडार, और इसके बाद उपभोक्ता भंडार 32,346 का सहकारी समिति कार्यरत है। राज्य सरकार की सहकार समृद्धि योजना के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था रोजगार में सहयोगिता का बड़ा योगदान है। और आगे चलेंगे, सहकारी क्षेत्र में 55 लाख से ज्यादा किसानों को ऋण और 24 लाख किसान हैं वो बीमा से जुड़े हुए हैं। राज्य में 10 लाख से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के जरिए जोड़ करके आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। नारी सशक्तिकरण के बारे में प्रश्न आ सकता है। राजस्थान ने सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन करके सहकारिता को मजबूत भी किया है। अब है सघन गुण नियंत्रण अभियान है, राजस्थान में है। तो सघन गुण नियंत्रण अभियान राजस्थान में है। इसकी अवधि थी दोस्तों 15 मई से लेकर के 10 जुलाई 2025 तक की है। कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा? कृषि विभाग के द्वारा है। इस उद्देश्य क्या है? इसमें गुणवत्ता युक्त जो खाद है, बीज है, उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। आपने पीछे देखा होगा राजस्थान के कृषि मंत्री जी के द्वारा है, राजस्थान के बात करेंगे तो वहां पे किरोड़ी लाल जी मीणा जी के द्वारा है, जांच की गई थी, खादों की पुष्टि की गई थी, खादों की जांच की गई थी। तो इस अभियान के तहत सघन अभियान चलाया गया था। और अब बात करेंगे कृषि और एमएसपी 2025-26 का। तो एमएसपी की बात करेंगे तो धान की कितनी है? 2369 है, प्लस 3% की वृद्धि है। तूर की कितनी है? 8,000 रुपए है। मूंग की कितनी है? 8,768 रुपए है। सोयाबीन की कितनी है? 9,840 रुपए है। एमएसपी है। एमएसपी बोले तो मिनिमम समर्थन मूल्य है भैया। और तेल की कितनी है? 1710 रुपए है। बाजरा कितनी है? रुपए 2775 रुपए है। कर्ज ब्याज सब्सिडी योजना, ये योजना 2025-26 तक जारी की गई है। नेक्स्ट है विकसित कृषि संकल्प अभियान है। विकसित कृषि संकल्प अभियान है, इसकी शुरुआत है वो कहां से हुई थी? अजमेर से हुई थी। विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत अजमेर से हुई है। कौन से गांव से? रलावता गांव अजमेर से शुरू की गई है। मुख्य अतिथि कौन थे? भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री इसके मुख्य अतिथि रहे हैं। आगे है सांगरी को मिला है जीआई टैग है। तो अभी हाल ही के अंदर है राजस्थान की फेमस जो फली है सांगरी है उसको जीआई टैग है मिल चुका है। और ये देश का 17वां कृषि जीआई टैग है और राजस्थान का 22वां जीआई टैग है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे ये 17वां जीआई टैग है सांगरी है। इसी के अलावा हम बात करेंगे नागौर के ताऊसर गांव की पान मेथी है। तो नागौर में गांव कौन सा है? ताऊसर गांव। ताऊसर गांव की जो पान मेथी है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और यह देश का 28वां कृषि उत्पाद है। और राजस्थान का जीआई जो टैग है वो कौन सा? 23वां है। तो राजस्थान का 22वां जो जीआई टैग है वो कौन सा? सांगरी है। राजस्थान का 23वां जीआई टैग कौन सा है? पान मेथी है। देश का 17वां कृषि जीआई टैग कौन सा है? सांगरी है। राजस्थान का देश का 18वां जो कृषि जीआई टैग है वो कौन सा है? तो पान मेथी आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, योजनाएं थी कृषि के बारे में। मे भी यहां से प्रश्न आपका बन सकता है एग्रीकल्चर से योजनाओं के बारे में। अब दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है? पशुपालन का है। तो राजस्थान देश में पशुधन की दृष्टि से समर्थ है, क्योंकि राजस्थान देश में पशुधन की दृष्टि से देश में दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन सा है? तो वहां पे यूपी है। दूसरे पे कौन सा? राजस्थान है। देश के टोटल पशुधन का, देश के कुल पशुधन का राजस्थान में कितना पशुधन है? तो 10.60% है। देश के टोटल कुल पशुधन का राजस्थान में कितना है? 10.60% पशुधन है। और पशुधन की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरा स्थान रखता है। तो दोस्तों पहला स्थान किसका? यूपी का है। पहले रैंक किसकी आ जाएगी? यूपी की आ जाएगी है। अब राजस्थान में देश का पढ़ेंगे, राजस्थान में देश का 7.24% तो गायें हैं, राजस्थान में देश की है। और देश की भैंसों की बात करेंगे, देश की 12.47% राजस्थान अकेले के अंदर है। और टोटल 14% बकरियां हैं। तो देश की कुल बकरियों का 14% राजस्थान में पाला जाता है। जबकि हम बात करेंगे भेड़ों का कितना है? 10.60% है। और ऊंट कितने हैं? 84.43% है। तो इसमें हम ऊंटों में हम देश में पहले स्थान पे हैं।
और ऊन, राजस्थान ऊन उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? 47.98% है। तो ऊन उत्पादन में राजस्थान का योगदान है 47.98% है, और राजस्थान ऊन उत्पादन में देश में पहली रैंक रखता है। दूध की बात करूं मैं, देखो दूध, तो दूध के उत्पादन में राजस्थान का रोल है 14.63% है, और राजस्थान है सेकंड है। तो हमारा पहली जो रैंक है वो किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। सेकंड किसकी आ जाएगी? राजस्थान की आ जाएगी है। राजस्थान का पशुपालन जो विभाग है जयपुर के अंदर स्थापित है। राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी है। राजस्थान की पहली राजस्थान की पशु गणना 5 साल के अंतराल से होती है, और ये कौन सा डिपार्टमेंट करता है? राजस्व विभाग करता है। राजस्व विभाग की स्थापना कहां पे हुई थी? अजमेर में हुई थी है। लेकिन हम बात करेंगे पहली जो पशु गणना है ये 19 दिसंबर 1919 से लेकर के अप्रैल 1920 के बिटवीन हुई थी है। और स्वतंत्र भारत की पहली पशु गणना है दोस्तों ये कब हुई थी? 1951 में है। पहले 1919 से 1920 तक है। आजादी के बाद की पहली जो पशु गणना है वो 1951 में हुई थी है। अब बात करेंगे नस्ल के आधार पे पहली वैसे क्रम की दृष्टि से 18वीं जो पशु गणना है ये कब हुई थी? 2007 में आयोजित की गई थी। और हम बात करेंगे 19वीं जो पशु गणना है ये कब हुई? 2012 में हुई है। अब हम पढ़ेंगे 20वीं पशु गणना 2012 में। 19वीं पशु गणना 2012 के अंदर पढ़ेंगे, तो 2012 में हुई थी। और अब बात करेंगे नेक्स्ट है 20वीं पशु गणना की बात करेंगे। 20वीं पशु गणना के आंकड़े 2019 में जारी किए गए थे। 20वीं जो पशु गणना 2012 में नहीं है, ये 19 में है। 20वीं पशु गणना 2019 में है, उसके आंकड़े 2019 में जारी किए गए थे। तो 20वीं पशु गणना में टोटल जो पशु है वो कितने थे? 568.01 लाख है। वापिस सुनिएगा, देखो 19वीं पशु गणना कब की है? 2012 की है। और 20वीं पशु गणना कब की है? 2019 की है। वैसे 18 में हुई थी, लेकिन आंकड़े कब आई? 2019 में इसके आंकड़े आए थे। और अब बात करेंगे 20वीं पशु गणना में टोटल हमारे यहाँ पे जो पशु थे वो कितने थे? 5,68,00,000, 568.01 लाख है। 5,68,00,000 टोटल ओवरऑल पशुधन थे, और उसमें से 140.23 लाख क्या थे? कुक्कुट हैं। सर्वाधिक जो पशुधन है वो कहां पे है? बाड़मेर और जोधपुर के अंदर है। और सबसे कम जो पशुधन है वो कहां पर है? धौलपुर जिले के अंदर है। और प्रति 1000 व्यक्तियों में पशुधन की संख्या कितनी है? तो प्रति 1000 व्यक्तियों पे पशुधन की संख्या कितनी है? 829 है, राजस्थान के अंदर है। और नेक्स्ट इसके बाद में है पिछली पशु गणना की तुलना में जो पशु कमी हुई है वो कितनी हुई है? 1.66% कमी हुई है। तो 1.66% की कमी हुई है। पिछली जो पशु गणना हुई थी उसकी तुलना में पशुओं में जो कमी हुई है, जैसे 2012 में हुई है, फिर 2018 की बात करेंगे, दोनों के बीच में, यानी कि 19वीं और 20वीं पशु गणना है। 19वीं पशु गणना है और 20वीं पशु गणना है, दोनों के बीच में 5 सालों में जो डिफरेंस हुआ था उसमें क्या है? 1.66% की कमी हुई है, यानी कि 9 लाख पशुओं में क्या कमी दर्ज की गई है। पशु घनत्व की बात करेंगे तो 19वीं जो पशु गणना है उसमें 169 पशु है प्रति वर्ग किलोमीटर में थे। लेकिन जो 20वीं पशु गणना नई वाली पढ़ते हैं उसमें पशु घनत्व कितना है? 166 पशु है प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि इसमें भी क्या है? पशु घनत्व में भी क्या है? 3 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज हुई है। एक पशुओं की बात करेंगे तो पशुओं में क्या है? 1.66% की कमी हुई है पशुओं के अंदर है, यानी कि 9 लाख पशु है। पशु घनत्व की बात करेंगे 19वीं और 20वीं पशु गणना के अंदर है पशु घनत्व, उसमें 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर था, अब वाले में कितना है? 166 पशु है। तो उसमें पशु घनत्व में क्या है? 3 वर्ग किलोमीटर की क्या है? कमी दर्ज की गई है। अब सर्वाधिक जो पशु घनत्व वो किस जिले का? डूंगरपुर का 434 पशु है डूंगरपुर में। उसके बाद किसका है? बांसवाड़ा का 393 है। राजस्थान में सबसे कम जो पशु घनत्व है दोस्तों वो जैसलमेर का 83 पशु है, और बीकानेर नंबर 2 पे कितने हैं? 99 पशु है। और 20वीं पशु गणना के डाटा एक बार देख लीजिए, 2019 में हुई थी। डाटा क्या है? तो 20वीं पशु गणना में एक प्रश्न ये बनेगा, गायों की बात करेंगे, टोटल संख्या तो आप याद नहीं कर पाओगे, इसमें क्या पहले स्थान पे देख लेना है। तो राजस्थान देश में गधों में हम पहले स्थान पे है, राजस्थान देश में ऊंटों में हम पहले स्थान पे है, राजस्थान क्या है? राजस्थान देश के अंदर है घोड़ों में क्या? तीसरी रैंक पे है, बकरियों के अंदर है हम पहले स्थान पे है, और भैंसों के अंदर हम दूसरे स्थान पे। ये महत्वपूर्ण है। अब एक बात और है, भारत के टोटल पशुधन में सर्वाधिक जो योगदान है वो किसका पड़ेंगे? ऊंटों का है। वो कितना है? 84.43% आ जाता है यहाँ पे है।
भेड़ों की बात, इसमें भैंस की बात करेंगे कितना है, 12.47% है। सर्वाधिक जो गाय वो कहाँ पे, बीकानेर में है। सर्वाधिक भैंस कहाँ पे, जयपुर के अंदर है। सर्वाधिक भेड़ कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर है। सर्वाधिक बकरी है वो कहाँ पे पड़ेंगे, तो ये आ जाएगी बाड़मेर के अंदर है। सर्वाधिक घोड़े कहाँ पे, जालोर के अंदर है। सर्वाधिक खच्चर कहाँ पे, अलवर में है। सर्वाधिक गधे कहाँ पे, बाड़मेर के अंदर है। सर्वाधिक ऊंट कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर है। सर्वाधिक सूअर कहाँ पे, जयपुर के अंदर है। सर्वाधिक जो मुर्गियां कहाँ पे, वो अजमेर के अंदर आ जाएगी है। और देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। और अब जो पशु गणना हुई थी उसमें सर्वाधिक जो पशु वृद्धि है वो किसमें, सर्वाधिक कमी किसमें हुई है, तो हम बात करेंगे सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो भैंस में हुई है, 5.5% है। सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी ना वो 19वीं से लेकर के 20वीं पशु गणना में कौन से पशुधन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो भैंसों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। 5.5% वृद्धि भैंसों में हुई है इन 5 सालों में है। लेकिन सर्वाधिक जो कमी किस में हुई है, गधों के अंदर है। सर्वाधिक कमी किसमें, गधों में है, -71.3% कमी हुई है। तो सबसे कम गधे कम हुए हैं। सर्वाधिक जो कमी हुई है किसमें हुई है, गधों में हुई है। सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो किसके अंदर, भैंसों के अंदर वृद्धि हुई है। सर्वाधिक जो कमी किसमें, गधों में। गधों के बाद में किसमें, खच्चर में नंबर 2 पे आ जाता रहेंगे यहाँ पे है, ठीक है। और अब बात करेंगे पशुपालन के बारे में है। वापिस सुनिए, भारत के कुल पशुधन में राजस्थान का योगदान कितना हो गया, 10.60। रैंक कौन सी हो जाएगी, दूसरी रैंक आ जाएगी है। पशु गणना 2019 पशुओं की संख्या कितनी थी, 568.01 है। और 2020 नेक्स्ट है, वैसे तो 2019 ही है, वैसे है 2019 ही, लेकिन पशु गणना है कौन सी, 20वीं वैसे है, तो है 20वीं लेकिन है 2019 की, ठीक है। क्रम देखिए 20वीं है। 2024-25 के अकॉर्डिंग दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का रोल कितना है, 14.63% है। रैंक कौन सी, सेकंड है। गाय का मैंने बता ही दिया, सारा हो चुका आपका पीछे। अब देखो 1962 है, मोबाइल वेटरनिटी यूनियन शुरू की गई है। टोल फ्री नंबर कौन सा, 1962 है। तो उसमें क्या है, पशुओं को बीमार पड़ जाते हैं, पशुओं की सुधार के लिए टोल फ्री जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, वो कितने हैं, 1962 है। और 1962 मोबाइल वेटरनिटी यूनिट वैन की शुरुआत हुई ना, वो कब हुई थी, 24 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। अब है मंगला पशु बीमा योजना है। मंगला पशु बीमा योजना है। इस योजना के तहत है 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। तो एक प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि मंगला पशु बीमा योजना में कुल कितने पशुओं का बीमा किया जाएगा, 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा है। प्रत्येक पशु के लिए 40,000 रुपए का बीमा किया जाएगा है। प्रत्येक पशु के लिए 40,000 रुपए का बीमा किया जाएगा है। और प्रति परिवार में 2 पशुओं का बीमा किया जाएगा। तो प्रति परिवार में 2 पशुओं का है और प्रत्येक पशु के लिए 40,000 रुपए का बीमा किया जाएगा है। बजट 2025-26 में इसका दायरा बढ़ाते हुए प्रत्येक कैटेगरी में बीमित पशुपालकों की संख्या सरकार ने क्या कर दी है, अब डबल कर दी है। बजट 2025-26 में है। नेक्स्ट है ऊंट संरक्षण और विकास योजना। इस योजना के तहत है ऊंट का पालन पोषण करने वाले ऊंट पालकों को जो राशि पहले 10,000 दी जाती थी, अब सरकार ने उसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 20,000 है। और ये 2 किस्तों में दिए जाएंगे, 10-10 यानी कि 2 किस्तों में दिए जाएंगे है। नेक्स्ट पढ़ेंगे गोपालन विभाग है। साथियों गोपालन जो विभाग है, गोपालन विभाग है, ये स्थापित कब हुआ था, 13 फरवरी 2014 को स्थापित किया गया। 13 फरवरी 2014 को स्थापित किया गया था। ए न्यूज़लेटर गोपालक वाणी 2024-25 में शुरू की गई है। तो सरकार का जो बजट आया है, इस बजट में सरकार ने इको सर्वे में घोषणा कर दी है कि देश विदेश या विदेशों में जो भी पशुओं की उन्नत नस्ल के बारे में जो नवाचार होते हैं, ताकि सारे लोग उनके बारे में जाने, पशुओं के ऊपर जो भी रिसर्च किए जाते हैं, इसलिए एक न्यूज लेटर गोपालक वाणी पत्रिका है वो सरकार ने जारी की इस बजट के अंदर है। उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर मवेशियों के ऊपर आधारित अर्थव्यवस्था में हो रहे नवाचारों के किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को जानकारी देना है। बजट 2025-26 में, बजट 2025-26 में नवीन दुग्ध संयंत्र है, सरकार ने स्थापित कहां पे करने की घोषणा की है, अलवर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में 225 करोड़ की लागत से बनेगा नवीन दूध संयंत्र स्थापित किए जाएंगे है। राज्य स्तरीय किसान मेला है, इसका आयोजन कहां पे हुआ, कार्ड अजमेर में हुआ था। मुख्य अतिथि कौन थे, भजन लाल जी शर्मा थे। अब है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान है, इसकी शुरुआत हुई थी 3 फरवरी 2025 को। मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना को अधिक सरल और लाभदायक बनाना है। अब हम बात करेंगे पशुपालन के अंदर एक महत्वपूर्ण पार्ट है, वो कौन सा है, डेयरी उद्योग है। दोस्तों डेयरी उद्योग में क्या है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाते हैं।
और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब बनाते हैं? 26 नवंबर को है। तो वर्ल्ड का 1 जून को है, नेशनल का कब बनाते हैं? 26 नवंबर को बनाते हैं। श्वेत क्रांति किससे? दूध उत्पादन से जुड़ी है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। अभी हाल ही श्वेत क्रांति है, ये शुरू 1970 में हुई थी। अभी हाल ही के अंदर हम पढ़ेंगे श्वेत क्रांति 2.0 है, वो अलवर से शुरू की गई थी और इसका अभियान चलाया, ऑपरेशन फ्लड अभियान चलाया था वर्गीज कुरियन ने। राजस्थान भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का 14.63% उत्पादन करके पहला स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। तो पहला स्थान किसका? वो उत्तर प्रदेश का आ जाएगा है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहां पे होता है? जयपुर में है। राजस्थान में सबसे कम जो दूध का उत्पादन है वो कहां पे होता है? जैसलमेर में। तो सबसे कम कहां पे? जैसलमेर में। सर्वाधिक जयपुर में। राजस्थान सेकंड रैंक, पहले रैंक किसकी है? जैसलमेर की। राजस्थान का योगदान कितना है? 14.63% है। नेक्स्ट है संस्था। तो राजस्थान की जो दूध की संस्था है राजस्थान डेयरी विभाग दोस्तों कब बनी? 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान डेयरी विभाग की है। राजस्थान डेयरी विकास निगम 2 साल के बाद 1975 बनी थी। राजस्थान डेयरी विकास निगम 1975 बनी थी। नेक्स्ट है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। राजस्थान राज्य सहकारी, यानी कि राजस्थान का जो डेयरी डिपार्टमेंट है वो सहकारी क्षेत्र में कब आ गया? 2 साल के बाद 1977 में आ गया था ये है। और ये है राजस्थान डेयरी कोऑपरेटिव डेयरी, यानी कि हम पढ़ेंगे आरसीडीएफ है, किसके सहायता से है? विश्व बैंक की सहायता से। कहां पे स्थापित की गई है? जयपुर में स्थापित की गई है। आरसीडीएफ है सरस ब्रांड दुग्ध उत्पादित करती है और आरसीडीएफ प्रशासन और संचालन वर्तमान में कौन है? श्रुति भारद्वाज है। राजस्थान के गृह और डेयरी राज्य मंत्री कौन है? जवाहर सिंह जी बेडम है। और एक और है सरस लाडो मारा योजना है। तो इसमें बेटियों की शादी के लिए जयपुर डेयरी विभाग के द्वारा कितने रुपए की सहायता दी जाती है? मायरा भरा जाता है, तो 21,000 रुपए का मायरा भरा जाता है। योजना भी है सरस लाडो मायरा योजना। जयपुर डेयरी विभाग के द्वारा बेटी की शादी में जो मायरा भरा जाता है उसकी राशि कितनी है? 21,000 रुपए है। आरसीडीएफ के 3 स्टेप है। एक शीर्ष स्तर के ऊपर आरसीडीएफ है, मेन एक केंद्र आ जाएगा। इसके बाद जिला स्तर पे है जिला दुग्ध उत्पादक संघ है, जिनकी संख्या कितनी है? 24 है। जबकि शीर्ष लेवल पे कितनी? 1 है। जो थर्ड पढ़ेंगे प्राइमरी जो लेवल है प्राथमिक दूध उत्पादक संघ है, उनकी संख्या कितनी है? 19,054 है। तो तीसरा 19,054 है। राजस्थान की सबसे प्राचीन दुग्ध डेयरी है कौन सी? पदमान डेयरी है। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन दुग्ध डेयरी कौन सी है? पदमान डेयरी है, जो कहां पे? अजमेर में है। राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है वो कौन सी है? रानीवाड़ा है, वो कहां पे? जालोर के अंदर है। सबसे पुरानी कौन सी है? पदमा है, सबसे पहले बनी थी। सबसे बड़ी कौन सी है? रानीवाड़ा है। अन्य दुग्ध डेयरी कहां पे? सरस जयपुर में है, उरमूल बीकानेर में है, बरमूल जोधपुर में है, गंगमूल हनुमानगढ़ के अंदर है। और राजस्थान में सरस दुग्ध डेयरी है वो कहां पे? जयपुर में है। सरस लाडो मारा योजना में राशि बता दी वो कितनी है? 21,000 रुपए की कर दी गई है। और इसके बाद में हाल ही में ऊंटनी के दूध का विपणन केंद्र है, वो जयपुर में बनाया गया है। राज्य की पहली महिला दुग्ध उत्पादक समिति है, वो कहां पर है? इंदौरा गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राज्य की पहली महिला दुग्ध है उत्पादक, लेकिन ये खाली समिति है। और यहाँ पे क्या है? राज्य की पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति बोधुसर बीकानेर में। खाली सहकारी ना है, खाली समिति पूछे तो इंदौरा गांव चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है राजस्थान में मिल्क प्लांट कहां पे बना है? पाली में। आरसीडीएफ का आइसक्रीम प्लांट है, कहां पे लगा है? भीलवाड़ा में लगा है। 4.5 लाख पशुपालकों को लाभ मिलेगा, 88.43 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। अगला है दुग्ध उत्पादक संबल योजना में राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जाता है। और राजस्थान सरस सुरक्षा कवच योजना, इसका 8वां चरण है। ये 1 फरवरी 2024 को शुरू किया गया था। 8वां चरण 1 फरवरी 2024 को शुरू किया गया था। और इसमें मृत्यु होने पर तो 5 लाख रुपए हैं, जबकि विकलांग या दुर्लभ या क्षति होने पर सरकार के द्वारा 2.5 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। आरसीडीएफ को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर नई दिल्ली में 2 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। 26 नवंबर को 2 अवार्ड दिए गए हैं। तो प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक समिति भीलवाड़ा है, राजस्थान की सबसे श्रेष्ठ डेयरी समिति का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ जो डेयरी का अवार्ड मिला है वो मिला है प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक समिति भीलवाड़ा को मिला है। जबकि हनुमानगढ़ दुग्ध संघ के 2 कर्मचारियों को बेस्ट एआई टेक्नीशियन का अवार्ड दिया गया है। वो कौन है? श्री राजेंद्र कुमार और वीरेंद्र जी सैनी है।
आगे हैं। बजट 2024 में सरकार ने मिल्क पाउडर प्लांट कहां पे खोला है, घोषणा की पाली में बनेगा, तथा केटल फीड प्लांट सरकार ने घोषणा की कोटा में बनेगा। तो केटल फीड प्लांट दोस्तों कहां बनेगा, कोटा में है। मिल्क जो प्लांट कहां पे बनेगा, पाली में बनेगा है। आरसीडीएफ ने, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने 2024 तक, ये इंपॉर्टेंट है सेकंड ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड वाले इंपॉर्टेंट है ये। आरसीडीएफ ने 2024 तक है 3,77,107, वापिस सुनिएगा 3,77,107, 3,77,107 मेट्रिक टन पशु आहार का उत्पादन किया है। इंपॉर्टेंट है, 3,77,107 मेट्रिक टन पशु आहार का प्रोडक्ट किया है। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा सड़कों के ऊपर स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले गोवंश को अब आवारा कैटेगरी से निकाल करके उनको निराश्रित बेसहारा के रूप में संबोधित किया जाने का सरकार ने भी हाल ही में प्रस्ताव पारित किया है। और अब आए दुग्ध उत्पादन में फिर से सिरमौर बनने की दौड़ में राजस्थान है। तो प्रतिदिन है श्वेत क्रांति, प्रतिदिन 912 लाख लीटर दूध का उत्पादन है, प्रतिदिन 912 लाख लीटर दूध का उत्पादन है, और 500 लाख लीटर घरों में खपत है दूध की है। और दूध उत्पादन में देश में फिर से सिरमौर बनने की होड़ है। यूपी की बात करेंगे, यूपी में है 1063 लाख लीटर है पर डे का है, और राजस्थान में कितना है, 912 है, बिल्कुल क्लोज है, हम दूसरी रैंक पे है, राजस्थान है। और ये देख लेना इसके बारे में है, राजस्थान में दूध का उत्पादन और कारोबार बढ़ चुका है, दूध का उत्पादन है, दूध की खपत है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सरस डेयरी का दूध संकलन कितना है, 35 लाख लीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। श्रुति भारद्वाज वर्तमान में आरसीडीएफ की ये वर्तमान में प्रबंधक है। कौन है, श्रुति भारद्वाज जी है। और अब पढ़ेंगे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहां पे, करनाल हरियाणा में है। उसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी 2024 में, उस आंकड़े के अनुसार देश में राजस्थान प्रति व्यक्ति दूध खपत में किस स्थान के ऊपर है। तो किस स्थान के ऊपर है, तो हम देख लीजिए भाई, यहाँ पे है। तो प्रतिदिन कुल 912 लाख लीटर दूध का उत्पादन है, और 500 लाख लीटर घरों में खपत यहाँ पे है। तो यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। देखो, राजस्थान का दूध का प्रतिदिन औसत उत्पादन उत्तर प्रदेश से 151 लाख लीटर कम है, और दूध की खपत है। तो जयपुर में दुग्ध उत्पादन के मामले में राजस्थान देश में सिरमौर बनने के एकदम किच्चे हैं। वर्तमान में यूपी पहले पे, एमपी है, फिर गुजरात तीसरे चौथे पे बना हुआ है, और दूध उत्पादन की यहाँ पे समितियां भी आ जाएगी है। और इस प्रकार से डेटा सारा आ चुका है। और नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद में है और पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना है। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना है, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना। इस योजना में वर्ष 2024-25 में 138 प्रकार की दवाएं, ये प्रश्न पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना में कितने जो टीके हैं, कितने दवाएं दी जा रही है। तो इस योजना में 2024-25 में 138 प्रकार की तो दवाएं हैं, और टीके 25 प्रकार के शल्य चिकित्सा उपयोगी सामग्री दी जा रही है, निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। तो इस योजना में 138 प्रकार की दवाएं और टीके मिल रही है, 138 प्रकार की दवाएं टीके दिए जा रहे हैं, और 25 प्रकार की शल्य चिकित्सा उपयोगी सामग्री है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। किस योजना के मार्फत, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के माध्यम से है। नेक्स्ट है पशुपालन है। तो मोबाइल वेटरनिटी यूनिट है, ये कब शुरू हुई थी, 24 फरवरी 2024 को है। और हेल्पलाइन नंबर कितने इसके, 1962 है। कुल MVV कितने हैं, 536 मोबाइल वेटरनिटी यूनिट चल रही है। तो कितनी चल रही है, 536 यूनिट चल रही है। और टोल फ्री नंबर कौन कौन से हैं, 1962 है। नेक्स्ट है लिंग क्रमित वीर्य योजना। पशुओं में नस्ल को सुधारने हेतु दी जाने वाली सब्सिडी 50% से बढ़ा करके अब कितनी कर दी है, 75% कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है। और लाभान्वित पशु कितने हो गए, 2 लाख हिस्से हैं। अब है ऊंट सेक्शन, मैंने पीछे करवा ही दिया, इसके बारे में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, पशुओं की नस्लें पूछ सकते हैं आमतौर पे सेकंड ग्रेड में एग्जाम प्रश्न आता है। मैंने ट्रिक कुछ बनाई है, जैसे गाय की नस्लें कौन सी है। तो गाय की नस्लों में आपको जो टिक कराई है वो कौन सी है, हरी का सारा माल गिरना था, हरी से हरियाणवी है, का से कांकरेज है, द्विप्रयोजनी है, भारी नस्ल है, सा से कौन सी सांचोरी है, और रा से कौन सी है, राठी है, माल से कौन सी है, मालवी है, गिर से गिर है, अजमेरा भी कहते हैं, रेंडा भी कहते हैं, ना से कौन सी है तो नागौरी है, था से कौन सी है तो थार पारकर है। ये सारी क्या है, गाय की है। एक बात और है, RS एग्जाम प्रश्न पूछा गया था, गंगा है, गंगा किसका क्लोन है, तो गिर नस्ल का क्लोन है। तो गाय की जो गिर नस्ल है ना, गिर नस्ल, तो गिर नस्ल का जो क्लोन है उस क्लोन का नाम क्या है, तो गंगा नाम आ जाएगा। फिर है भैंस, तो भैंस की जो नस्लें कौन कौन सी है, मुरा है, जाफराबादी है, बधावरी है, महसाणा है,
और मूरा है, इसके सींग मुड़ जाते हैं, इसको खुंडी भी कह देते हैं, और सर्वाधिक दूध भी देती है। लेकिन सर्वाधिक जो वसा होता है, फेट होती है, वो किस में होती है? बधावरी के अंदर होती है, सर्वाधिक फेट है। भैंस का जो क्लोन है वो क्या था? गरिमा। भैंस का क्लोन क्या था? गरिमा। और भैंस की जो बच्ची होती है, पाडी कहते हैं, कटड़ी कहते हैं, उसका जो क्लोन है वो क्या है? महिमा है। और इसके बाद भेड़। तो भेड़ की जो ट्रिक है कि मामा मामा बाग में चोखे सोना पूजे, मामा बाग में चोखो सोना पूजे, मामो जो को बाग में चोखो सोनो पूजे, ट्रिक है। देखो, माँ से मारवाड़ी, माँ से मालपुरी, बा से बागड़ी, मे से मगरा, चो से चोखला। चोखला बहुत प्रसिद्ध है, भारत की मेरिनो कहते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की ऊन होती है। और खे से कौन सी? खेरी, घुमक्कड़ रेवाड़ पालते हैं। सो से कौन सी? सोनाड़ी है। ना से कौन सी? नाड़ी है। पू से कौन सी? पुग्गल है। जे से कौन सी? जैसलमेरी। ये ट्रिक आ जाएगी है। और इसके बाद है अब किसकी? बकरी की है। तो बकरी की क्या है? अजब सी मार सिल्ला पे, सिल्ला के ऊपर अजब सी मार है, सिल्ला के ऊपर अजब सी मार है। ऐसे अलवरी है, जैसे जखराना है, वैसे बारबरी बहुत सुंदर है, घरों में पालते भी हैं। सी से सिरोही आ जाएगी। माँ से मारवाड़ी है। से सेकावाटी, सेकावाटी है वो काजरी के वैज्ञानिकों ने तैयार की थी, बिना सींग वाली देश की पहली बकरी की नस्ल है। लो से लोही है। जया से जमुनापुरी है। तो इस प्रकार से ये बकरी की नस्लें आ जाएगी है। और अब है इसके बाद एक और फैक्ट है, अभी हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 का जो चरण चलाया है, श्वेत क्रांति का 2.0, श्वेत क्रांति 2.0 का सेकंड चरण है, वो कहां से चला है? अलवर से चलाया है। तो 19 मई 2025 को, 19 मई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने अलवर दुग्ध संघ दिवस के अवसर पर श्वेत क्रांति द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है। तो श्वेत क्रांति द्वितीय चरण का शुभारंभ 19 मई 2025 को कहां से किया है? अलवर से किया है। अलवर से इंपोर्टेंट है। उन्होंने अलवर शहर की पेयजल परियोजना का शिलान्यास भी किया है। अलवर डेयरी के नए उत्पाद मावा और 15 किलो के पैक टोंड मिल्क दही की उन्होंने लॉन्चिंग भी करवाई है। अब देखो, श्वेत क्रांति 2.0 क्या है? श्वेत क्रांति 2.0 के तहत क्या है? राजस्थान में 700 नई डेयरियां स्थापित की जाएगी, 700 नई डेयरियां बनेगी है। और इसके अलावा 125 करोड़ रुपए का बजट अलवर डेयरी को आवंटित किया गया है। 125 करोड़ रुपए का बजट भी वो अलवर डेयरी को आवंटित किया गया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 5% सब्सिडी पर 175 करोड़ रुपए देगा, जिसमें से 5 लाख लीटर दुग्ध का प्लांट बनेगा। और इसके अलावा 1000 क्विंटल है गुणवत्तापूर्ण चारा भी उत्पादित होगा, इस चरण के माध्यम से है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। दुधारू पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान की इस योजना से प्रदेश के लाखों पशुपालक लाभान्वित हो चुके हैं। पशुओं के नस्ल सुधार के लिए मैत्री भी सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे है। और इसके बाद में है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत है राजस्थान में जल ग्रहण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन है, वो कहां पे किया गया है? 12 में किया गया है। श्वेत क्रांति 2.0 का सेकंड चरण कहां पे हुआ? अलवर में। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 का आयोजन कहां पे किया गया है? 12 में किया गया है। नेक्स्ट है अगला इंपॉर्टेंट, भीमथड़ी। भीम जो थड़ी है उसको देश के घोड़ों की 8वीं नस्ल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। वापिस सुनिएगा, राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान कहां पे? जोहड़बीड़ बीकानेर में 5 जुलाई 1983 को इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे घोड़ों का भी है, यहाँ पे ऊंट का भी है। तो इस संस्थान में भीमथड़ी घोड़े के ऊपर है, रिसर्च करके इसे देश में घोड़ों की 8वीं नस्ल के रूप में केंद्र सरकार से राजपत्र में गजट नोटिफाइड है, वो अभी हाल ही में करवाया गया है। तो साथियों, ये थी क्लास है। इस क्लास के अंदर है एग्रीकल्चर और पशुपालन, वैसे दोनों एक ही पार्ट होते हैं। इन दोनों को है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में जो इको सर्वे है, वर्तमान का जो सरकार की योजना है उसके साथ जोड़ कर करवाया गया है। मुझे पूरा बिलीव है कि आरपीसी जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रही है तो यहां से प्रश्न आपके बनने के पूरे पूरे आसार रहेंगे है। इस टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा। क्लास कैसे लगी, कंटेंट कैसा लगा, जरूर बताइएगा। आगे मैं क्या करूंगा, 2 टॉपिक आपके और करवाने हैं, वो भी आपकी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। अब आपके वो क्या, एक पर्यटन टॉपिक है, एक उद्योग टॉपिक है, वो करा देता हूं। पर्यटन उद्योग करा दूंगा तो राजस्थान की इको की 4 टॉपिक आपके कवर अप हो जाएंगे। वनस्पति मैंने पहले करवा दिया है, आपका कृषि हो गया है, पशुपालन हो गया है, उद्योग और पर्यटन और करा दूंगा, एक लास्ट में जनगणना और करवा देंगे हम। तो इस प्रकार से है। क्लास कैसे लगी, आपका रिव्यू का वेट रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।